नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 7,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं की शुरू। ग्रिड इंडिया ने एक समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ लागू करने की प्रक्रिया की जारी। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ने ईपीसी ऑर्डर में की बढ़ोतरी हासिल। पावर ईपीसी मार्केट 2023 तक उच्चतम सीएजीआर पर रहा है फल फूल। एनटीपीसी ने 1 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि और ट्रांसमिशन पैकेज के लिए टेंडर्स किए जारी। एनर्चर को 15.5 मेगावाट क्षमता की एचपीसीएल पीवी की मिली परियोजनाएं। भारत की एसीसी ने मजबूत घरेलू मांग के कारण दूसरी तिमाही के लाभ के दृष्टिकोण को छोड़ा पीछे। एडीबी ने भारतीय शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए $400 मिलियन के लोन को दी मंजूरी। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत बना एआईआईबी का शीर्ष बाजार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस बीच इससे पहले शिरडी में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि भी अर्पित की। पीएम मोदी ने शिरडी में नए दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये एक अत्याधुनिक आधुनिक मेगा बिल्डिंग है जिसकी परिकल्पना भक्तों के लिए आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र प्रदान करने के लिए की गई है। ये 10,000 से अधिक भक्तों के बैठने की क्षमता वाली कई प्रतीक्षा हॉलों से सुसज्जित है। इसमें वातानुकूलता, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे क्लॉक रूम, शौचालय, बुकिंग काउंटर, प्रसाद काउंटर, सूचना केंद्र आदि का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस नई दर्शन कतार परिसर की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी परियोजनाओं के केंद्रीय पूल के लिए एक समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ लागू करने की प्रक्रिया जारी की है। ये प्रक्रिया पिछले साल अगस्त में घोषणा के अनुवर्ती के रूप में जारी की गई थी, जब बिजली मंत्रालय ने सौर, पावन, हाइब्रिड और भंडारण जैसे आईएसटीएस से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के केंद्रीय पूल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। मध्यस्थ कंपनियों इन पूलों का उपयोग प्रत्येक पूल के लिए एक समान टैरिफ पर कई राज्यों में वितरण पर खुदरा आपूर्ति के लिए बिजली खरीदने के लिए कर रही है और मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया और एक समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ अपनाने से वितरण कंपनियों को बिजली खरीद समझौते में शामिल होने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इससे उन मुद्दों को काम करने की उम्मीद है जिनमें डिस्कॉम अक्सर पीपीए समझौतों में देरी करते हैं या पिछले पीपीए की तुलना में टैरिफ विसंगतियों के कारण टैरिफ पुनः बातचीत की आवश्यकता होती है। नई प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को केंद्र पूल की एक अलग श्रेणी सौंपी गई है, जिसमें सोलर पावर सेंट्रल पूल, विंड पावर सेंट्रल पूल, हाइड्रो पावर सेंट्रल पूल, सोलर विंड हाइब्रिड सेंट्रल पूल, राउंड द क्लॉक पावर सेंट्रल पूल, पीकिंग पावर के लिए केंद्रीय पूल की एक से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं। इंडियन मल्टीनेशनल ईपीसी और संचालन और रखरखाव समाधान प्रदाता स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ने घोषणा की कि उसे 30 सितंबर 2023 के समाप्त नवीनतम तिमाही में कुल 2800 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इसमें भारत से 2640 करोड़ रुपए के ईपीसी ऑर्डर शामिल हैं। वहीं वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में प्रमुख ऑर्डरों में एनटीपीसी, जेआईपीसीएल और एनजी शामिल थे। कंपनी ने पिछले तिमाही में 466 करोड़ रुपए के ईपीसी ऑर्डर हासिल किए, जिसमें Q1 और Q2 के मिलाकर वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में स्टर्लिंग और विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का नया ईपीसी ऑर्डर प्रवाह 3106 करोड़ रुपए था। वहीं 21 जून 2023 तक क्युमुलेटिव अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक 6,835 करोड़ रुपए थी। इसमें बड़े पैमाने पर घरेलू परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का बाकी योगदान है। वहीं वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में
परिचालन के सीमांकित राजस्व 759 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 515 करोड़ रुपए से 47% अधिक था और एक साल पहले समान अवधि में 403 करोड़ रुपए की 88% अधिक था। वहीं घरेलू ईपीसी मार्जिन लगातार दूसरी तिमाही में 10% से ऊपर बना रहा और वित्त वर्ष 2023 से 9.7% के मार्जिन से अधिक रहा, जिसमें वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ओएनएम का राजस्व 6.7% था और ओएनएम मार्जिन 23% था। न्यूयॉर्क द पावर इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी मार्केट के रूप में जाना जाता है, जो ग्लोबल एनर्जी उद्योग के भीतर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस बाजार में ईपीसी कंपनियां बिजली उत्पादन परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग सामग्री और उपकरणों की खरीद, निर्माण और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार है। इन परियोजनाओं में पारंपरिक कोयला और गैस बिजली संयंत्रों को लेकर सौर, पावन और पन बिजली जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तक का विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है। पावर ईपीसी बाजार की वृद्धि कई कारकों को प्रभावित होती है, जिसमें बिजली की बढ़ती मांग, स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर, वैश्विक बदलाव और कुशल और विश्वसनीय बिजली बुनियादी ढांचे की आवश्यकता भी शामिल है। एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने 1 गीगावाट तक की अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए गुजरात भूमि और आंतरिक उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम पैकेज को लागू करने के लिए गुजरात के भुज क्षेत्र में बोलियां भी आमंत्रित की है। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2023 है और ये बोलियां भी उसी दिन खोली जाएंगी। वहीं व्यक्तिगत बोलीदाताओं को न्यूनतम 300 मेगावाट की क्षमता की पेशकश करनी होगी। वे अपनी बोली को 100 मेगावाट की वृद्धि में अधिकतम 1 गीगावाट तक बढ़ा सकते हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी अपने संस्थानों का उपयोग करके या उधार लेकर इस पैकेज को वित्तपोषण करने की योजना बना रही है। बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की लागत के रूप में 22,500 का भुगतान भी करना होगा। बोली लगाने वालों के पास ग्रिड से जुड़े सौर परियोजनाओं, सोलर पार्क्स, विंड प्रोजेक्ट्स, विंड पार्क्स या इनके संयोजन के 100 मेगावाट या उससे अधिक की संयुक्त क्षमता के साथ निष्पादित करने का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इन परियोजनाओं में से कम एक की क्षमता 50 मेगावाट या उससे अधिक की भी होनी चाहिए। एनर्जा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को 15.5 मेगावाट क्षमता की कम्युलेटिव कैपेसिटी के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 2 कैपेसिटिव परियोजनाएं मिली हैं। इसमें झांसी में 6.5 मेगावाट की परियोजना और पानीपत में 9 मेगावाट की परियोजना शामिल है। एचपीसीएल महारत्ना स्टेटस प्राप्त भारत सरकार का उद्यम है। इस परियोजनाओं में लागत लगभग 70 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसमें प्रत्येक 10 साल की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव भी शामिल है। एनर्जी उन परियोजनाओं के लिए टर्न के आधार पर संपूर्ण सौर ईपीसी के लिए जिम्मेदार होगी जो कैपेक्स मॉडल के तहत है। वहीं वर्ष की शुरुआत में एनर्जा टेक्नोलॉजीज को केरल में एनाट द्वारा पुरस्कृत 2 मेगावाट की परियोजनाओं और सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश में 1 मेगावाट की परियोजना मिली थी। भारत के एसीसी ने मजबूत घरेलू मांग के कारण दूसरी तिमाही के उम्मीद से अधिक मुनाफा दर्ज किया है और सीमेंट उद्योग के लिए मजबूत वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। वहीं कर के बाद सीमेंट निर्माता का मुनाफा 3.84 बिलियन रुपए रहा, जबकि एक साल पहले ये 910.9 मिलियन रुपए का घाटा हुआ था। एलएसईजी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में विश्लेषकों ने 3.43 अरब रुपए के मुनाफे की उम्मीद की थी। वहीं परिचालन में राजस्व में 11.2% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और ईंधन के कम लागत के कारण खर्चों में मामूली कमी आई है, जिससे कच्चे माल में ऊंचे खर्च और इसके व्यवसाय के लिए तैयार माल खरीदने की लागत की काफी कमी जो है वो देखी गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सीमेंट उद्योग में बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है क्योंकि आवास और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च के कारण मांग का माहौल मजबूत बना हुआ है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे, सुनिश्चित सार्वजनिक सेवाओं और कुशल शासन प्रणालियों के निर्माण के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भारत सरकार को समर्थन देने के लिए $400 मिलियन के लोन को मंजूरी दे दी है, जिससे एडीबी निगरानी और मूल्यांकन सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। एक शीर्ष बैंक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि देश भर में हो रही बुनियादी ढांचे के विकास के विशाल आकार को देखते हुए भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट फंडिंग बाजार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले वर्ष के लिए कई और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण पर चर्चा चल रही है। एआईआईबी दक्षिण एशिया के महानिदेशक रजत मिश्रा ने सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक में आगे कहा कि भारत को लोन देना जारी रखेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस शीट भी बढ़ती रहेगी। दिसंबर 2015 में गठित एआईआईबी को 10 अरब अमेरिकी डॉलर के संप्रभु भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषण करना है। ये एआईआईबी की कुल बुनियादी ढांचा परियोजना फंडिंग का 20% से अधिक बैठता है। इस वर्ष बैंक ने भारतीय परियोजनाओं के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का लोन दिया है, जिसमें चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 परियोजनाओं के लिए 438 मिलियन अमेरिकी डॉलर और दूसरे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि आईआईबी ने बहुत गहन परिश्रम किया है और प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन उसी व्यवहारिकता के आधार पर किया जाता है। आज के इस एपीसी वर्ल्ड न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।